नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए घटना चक्र का मानसून और व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन है, पीवाई क्यों हैं। ठीक है, रेनफॉल और मानसून। ठीक, देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे कि दिशा देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये कह रहा है उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब कि इस वाले भाग में। ठीक, तो उसमें किससे होती है वर्षा? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। क्या व्याख्या है? पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। पूरब की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? पश्चिम एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं और पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, आगे देखें तो शीतकाल यानी कि दिसंबर से फरवरी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं। रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा की मात्रा है क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः क्या होती है? अभी बताया, पश्चिम से पूर्व क्या होती है? कम होती है या घटती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ये भी बताया, अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में और हिंद महासागर में। तो ये इसमें होगा भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते हुए मानसून से। 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और फरवरी के मध्य की वर्षा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, उष्णकटिबंधीय विक्षोभों द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। इसमें होगा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में वर्षा हो जाती है क्योंकि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। नहीं, व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है? अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं। अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं। गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं।
अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक देखा हमने पश्चिम विक्षोभ वाला, अब देखेंगे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। ठीक, क्वेश्चन है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन, दक्षिण पूर्वी पवन, उत्तर पूर्वी पवन और उत्तर पश्चिमी पवन। देखिए ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि इसकी व्याख्या की बात करें, मानसून की जो उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। शीतकालीन मानसून प्रभा की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। प्रभा की दिशा कैसी होती है? शीतकालीन मानसून प्रभा की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? वो होता है केरल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में। अभी बात की हमने केरल में, 2016 में पूछा गया। देखिए चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। कहाँ होगी? वो होगी आपकी चेन्नई। वो कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चेन्नई में सबसे कम वर्षा प्राप्त करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा उसे अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। अधिकतम जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो किस में होती है? वो होती है आपकी केरल में। अब देखते हैं कि हाँ कितनी होती है। देखिए केरल में होती है 3500, अरुणाचल में 2000, सिक्किम में 3105 और इसमें 1040। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान चेरापूंजी, आइजोल, इम्फाल, मौसिनराम। चेरापूंजी, आइजोल, इम्फाल और मौसिनराम। क्या होगा इसमें? मौसिनराम। ऑप्शन डी होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। क्वेश्चन है ये व्याख्या है भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी होती हैं। मौसिनराम पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पर्वतीय जिले में बसा है। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलांग। 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर स्थित सबसे नम स्थान है। उच्चतम मात्रा प्राप्त करने वाला है। इसके पहले जो था रिकॉर्ड वो चेरापूंजी के नाम था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून स्थायी पवन है। ऑप्शन ए है दोनों सही, व्याख्या सही करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है।
बताइए क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, ए सही परंतु आर गलत। स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्या व्याख्या है। प्रभुत्व है, स्थायी पवनें, ये ग्राह्य पवनें नहीं हैं। ऋतुवत परिवर्तन है, ठीक है। अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा उत्क्रमण हो जाती है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। मानसून पवन एक ग्राह्य पवन है। हमारे पास ऑप्शन वही हैं, दोनों सही, व्याख्या सही है। दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। और ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मानसून पवन जैसे हमने ग्राह्य पवन अभी देखा था, उसमें देखा था हमने स्थायी पवन, स्थायी या ग्राह्य व्याख्या में देखा था ना अभी, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये स्थायी पवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में स्थायी पूछा था तो वो भी गलत है, ग्राह्य भी गलत है, ये अस्थायी है, ऋतु परिवर्तन के अनुसार हो। ठीक, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो इसमें होगा आपका वायुमंडल में नमी पर करेगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। एक प्रकार का संघनन है, वर्षा जो है, वर्षा का एक प्रकार का संघनन है ये। पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर जब ऊपर उठेगा और ठंडा होकर जल की बूंदें के रूप में पुनः धरती पर गिरेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक, दो बातें आवश्यक है इसके लिए। हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प होना चाहिए, और वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना, ओसांक तक पहुंचना। वर्षा की मात्रा जो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। 3 प्रकार की वर्षा होती है, कौन कौन सी, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा। ठीक, ध्यान रखेंगे ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। भारत एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है व्याख्या। उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है। शीतकाल में क्या होता है, साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। तो इसमें आपका हो जाएगा लेह। कहाँ है, लद्दाख में। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, क्या व्याख्या है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमने पता ही है हमें। ठीक, हिमालय की श्रेणी के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। बताया था जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम। मासिनराम कहाँ है, मेघालय में। चेरापूंजी, दो हैं, मासिनराम और चेरापूंजी, लेकिन फिलहाल मासिनराम है, उसके पहले चेरापूंजी था। ठीक, जो यह मेघालय में स्थित है। जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में 2 जिले हैं, यहाँ भी वर्षा कम ही होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश
प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़ा ही महीनों में जोर आना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा आपका उपरोक्त सभी। उपयुक्त सारे कथन सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देखें तो भारत में वर्षा अधिक होती है, किंतु यह केवल मानसून के महीने में ही होती है। वर्षा का पानी अधिकांशतः बहकर भाप बनकर बेकार चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न ताप से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से या निम्न आर्द्रता से। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता से। ठीक, आर्द्रता को किस में मापा जाता है? यदि बात करें तो वो मापा जाता है हाईग्रोमीटर में मापा जाता है आर्द्रता को। ठीक, आर्द्रता कहते किसे हैं? तो शुष्कता की ऐसी स्थिति जो निम्न आर्द्रता के कारण होती है। किसके कारण होती है शुष्कता की दशा? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। देखिए अहमदाबाद और लुधियाना तो होगा नहीं, तो इसमें दो होंगे आर्द्र जलवायु के, जहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, कोच्चि और तेजपुर। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या व्याख्या है। कोचीन क्षेत्र में, कोचीन कहाँ है? केरल में। आगमन सबसे पहले होता है, ये शुरू में बताया था। जलवायु में आर्द्रता का अनुभव सबसे पहले होता है। वर्षा प्रधान क्षेत्र है। असम का तेजपुर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण आर्द्र जलवायु का अनुभव करता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको। कह रहा है सही नहीं है। कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। और पंचगनी पठार पर अति न्यून वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। चलिए ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या व्याख्या है। एल नीनो जलधारा पेरू के पश्चिम में 180 किलोमीटर दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश कर ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है। और इसके जो विपरीत धारा है, इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एल नीनो को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें, क्वेश्चन है दक्षिण भारत में आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें दोनों राइट होंगे और व्याख्या भी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो व्याख्या भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, दक्षिण भारत में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। ठीक है, सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट पर्वत भी कहते हैं। विस्तार महाराष्ट्र से लेकर केरल राज्य तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के बादल
आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं। पक्षाव मेघ के, पक्षाव स्त्री मेघ के, मध्य स्त्री मेघ के और वर्षा स्त्री मेघ के। इसमें हाँ होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पक्षाव स्त्री मेघ के। इसकी व्याख्या देखें तो श्वेत वर्ण के होते हैं, पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं ये। ठीक है, आगमन पर सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल बन जाता है। निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। ठीक, पक्षाव स्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं कपाशी बादल से, पक्षाव बादल से, स्त्री बादल से या कपाशी वर्षा बादल से। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, कपासी वर्षा बादलों से। व्याख्या की बात करें तो कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत और गहरे होते हैं। बादलों से तड़ी झंझा और गरज के साथ वर्षा तथा कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है इन बादलों में। तो इनको मेघों को गर्जन मेघ भी कहते हैं, वर्षा कपासी बादलों को गर्जन मेघ। ठीक है, मेघों का गर्जन मेघ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। इस पे भी हम बात कर चुके थे उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक, या लौटते हुए मानसून से। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु राइट होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो तमिलनाडु को होती है। कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त करता है। शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ वनों के बारे में। वनों के बारे में देखें तो क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का एक बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। साल, शीशम, सागौन, देवदार। तो इसमें होगा आपका साल, ऑप्शन ए राइट होगा। यदि इसकी व्याख्या की बात करें कहाँ कहाँ है, अनेक राज्यों में विस्तार है साल का। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नवगांव जिले तक हिमालय के निम्न ढालों एवं तराई क्षेत्र में साल वनों की पट्टी फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। सागवान पाया जाता है एमपी में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में। वो पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है। सागवान के वन सर्वाधिक कहाँ हैं, एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो। कितनी वर्षा हो, 100 से 200 सेंटीमीटर। गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देंगे। इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार जो है कहाँ, हिमालय के गिरिपथ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में
वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। आपके पास ऑप्शन वही हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष से संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में भी सेम ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित, न्यूनतम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसमें होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें, न्यूनतम वनाच्छादित का उत्तर प्रदेश। ठीक, इसका जो कुल वनाच्छादित है, कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? 6.15%। ठीक है, अन्य में गोवा में कितना है? उत्तर प्रदेश में तो इतना है, लेकिन गोवा में कितना है? 60.62%। बिहार में 7.84%। गुजरात में 7.61%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक तरफ वन के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ प्रदेश दिए हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अरुणाचल, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सह्याद्री, अल्पाइन गंगा मैदान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार तराई। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ है? वो है तराई क्षेत्र में। पर्णपाती कहाँ है? गंगा के मैदान में। अल्पाइन कहाँ मिलेंगे आपको? अरुणाचल में, यानी हिमालय के क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलेंगे आपको सह्याद्री में, यानी महाराष्ट्र में। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ए का 2, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए ऑप्शन में ही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, और छोटा नागपुर पठार, और पश्चिमी घाट। तो इसमें हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। सदाबहार वन जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ? सह्याद्री। ठीक, पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। वार्षिक तापमान, यहाँ का जो तापमान होना चाहिए वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, अधिक रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस क्षेत्र में पाया जाता है वो अरुणाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसमें होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखें तो 2021 के अनुसार व्याख्या है। ठीक है, अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, देखते हैं कितना क्षेत्रफल है वनों का। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 21,058। मध्य प्रदेश में कितना है? 6,665 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। महाराष्ट्र 8,734, उड़ीसा 7,213। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो रिकॉर्ड तोड़ आया है। ये देखिए, 1995 में आया, 2003, 2004, 2004, 2008, 4 बार आ चुका है ये। कह रहा निम्नलिखित राज्य समूहों में
से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित है? कौन सा राइट होगा बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आता है मिजोरम। पहले पे बात करें तो मिजोरम आता है। फिर सेकंड पे बात करें तो अरुणाचल आता है। फिर तीसरे पे बात करें तो कौन आता है? मेघालय आता है। चौथे पे बात करें तो मणिपुर आता है। पांचवें पे बात करें तो नागालैंड आता है। इसमें से कौन सा है पहले पे? चलो, पहले पे तो अरुणाचल आ गया माना, लेकिन यहाँ पे मणिपुर भी है। मणिपुर बाद में आएगा। चलो, अरुणाचल आ गया, मणिपुर आ गया, मणिपुर के बाद नागालैंड। ऑप्शन बी में जा सकते हैं हम। ठीक, देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। और देखिए, यही दिया है। क्या है? 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण मिजोरम में कितना है? 84.53। अरुणाचल में कितना है? 79.33। मेघालय में कितना है? 76। मणिपुर में कितना है? 74.34। और नागालैंड में कितना है? 73.90 है। ठीक, टोटल भौगोलिक क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसमें होगा आपका क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। देखिए, ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। 2012 में, 2016 में और 2010 में और 2008 में। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, मिजोरम होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत था? अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसमें मिजोरम होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है? किसमें मिलता है? अरुणाचल में मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ वो इसकी व्याख्या। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलते हैं? साइलेंट वैली। कहाँ है? केरल में। ठीक, शंकु वृक्ष जो मिलते हैं वो हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई है? वो हुई है 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? कब की गई है? 84 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तत्कालीन सदस्य स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, कृषि के क्षेत्र में। योजना आयोग, जो पहले योजना आयोग था अब नीति आयोग हो गया है। आपको कमेंट करके बताना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ये भी ध्यान रखना मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार बताना है कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन या वनग्राम। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन कौन सा होगा? राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन होगा आपका कौन सा? बी, राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी व्याख्या देखें तो 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन और वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? फल उत्पादक, जैव ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक, बहुउपयोगी। इसमें होगा आपका बहुउपयोगी। उद्देश्य, ये इसकी व्याख्या की बात करें, व्याख्या क्या है? सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से है। वृक्ष लगाने से या वृक्षारोपण करने से। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इसमें क्या होगा आपका? नागालैंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। 2022 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जिलों की संख्या वाला राज्य नागालैंड में 11, मणिपुर में 9, मिजोरम में 8, मेघालय में 7। तो इस हिसाब से किसकी ज़्यादा हुई? इसकी, नागालैंड की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी दक्कन में है। ठीक, यदि बात करें उसकी व्याख्या की, कितने क्षेत्र हैं? 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्र हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक तरफ क्षेत्रफल दिया है, भौगोलिक क्षेत्र दिया है, वृक्षावरण वर्ग किलोमीटर में दिया है। ठीक, चलिए देखिए, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी, मध्योच्च भूमि, उत्तरी दक्कन। ठीक है ना, पूर्वी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सेब है, बादाम है, आड़ू है, लोकाट है। इसमें होगा आपका लोकाट। इसको क्या करते हैं? औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सदाबहार वृक्ष है, मध्यम आकार या शाखा से युक्त है, लंबाई जो है 5 से 6 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य है? चौथाई, आधा, पांचवा, 1/3। तो वो है आपका 1/3 यानी कि 33%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टिस।
इसमें यूकेलिप्टस होगा और इसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं, सफ़ेदा। ठीक, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। 80 गैलन रोजाना पानी सोखने वाला सफ़ेदा का पेड़ पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। लगभग 50 से 60 फुट लंबाई वाले इस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं। 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी सोख लेता है। इस पेड़ के आसपास 1300 वर्ग फीट भूमि में पानी नहीं रह जाता, उर्वरा शक्ति में कमी आती है, इसीलिए इसको पर्यावरण का क्या माना जाता है? पर्यावरण के लिए या भूमि के लिए सही नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सागौन दिया है, एक तरफ वन दिए हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं, क्या कौन से क्षेत्र में। सागौन के सामने हिमालय की तराई, देवदार के सामने मध्य भारत, सुंदरी के सामने सुंदरवन और सिनकोना के सामने हिमालय के उच्च क्षेत्र। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए सागौन कहाँ है आपका? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। नहीं, सागौन हिमालय के उच्च क्षेत्र में नहीं, तराई क्षेत्र में होगा। ठीक, देवदार की बात करें, देवदार है आपका उच्च क्षेत्र में। सुंदरी की बात करें, सुंदरी कहाँ है? सुंदरवन में। सिनकोना कहाँ है आपका? मध्य भारत में। ठीक, पहले का पहला, बी का 4, ऑप्शन ए में मिल जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इसमें होगा आपका भूटान। यदि व्याख्या की बात करें, कुछ है ऐसा, भूटान का सबसे बड़ा, भारत जो है, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है और विद्युत की आपूर्ति कराता है भूटान भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत है कितना है? 12%। ठीक है, अति सघन वनों का कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.37। ठीक, यदि अति सघन वनों की बात की जाए वो 3.04, मध्यम सघन वनों की बात की जाए 9.33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख ही लिया है वैसे, साल सागौन वाला। चलिए क्या है? सागौन साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 100 से और 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की बात की जाए तो क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन से निम्न में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुडापुर, होत्रावार, मालपे और कोरिंगा। तो इसमें होगा आपका कोरिंगा, ऑप्शन डी राइट होगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, मैंग्रोव या अनुपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। ठीक है, क्या होता है? समुद्र के किनारे उगते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। कौन से वृक्षों का विकास होता है? राइजोफेरा प्रजाति के।
यदि 2021 और 2019 की तुलना की जाए उनके अनुसार, तो मैंग्रोव का आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव आवरण, कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। और शीर्ष वृद्धि करने वाले, वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है। महाराष्ट्र में कितना? 8, ये उड़ीसा में 8, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैंग्रोव स्थल दिए एक तरफ दिए राज्य। कोरिंगा के सामने दिया महाराष्ट्र, वेमनाड के सामने दिया तमिलनाडु, पुलिकट के सामने दिया केरल और विक्रोली के सामने दिया आंध्र प्रदेश। बताइए क्या राइट होगा इसमें? देखिए कोरिंगा कहाँ है आपका? वो है आपका आंध्र प्रदेश में। वेमनाड तमिलनाडु, पुलिकट केरल, विक्रोली महाराष्ट्र। पहले का 4 है, पहले का 4, बी का 2, 4 बी का 2, इसमें कहीं नहीं दिया है बी का 2। और डी का फर्स्ट, ये वेमनाड केरल में, पुलिकट आंध्रा में होगा। वेमनाड केरल में, पुलिकट है तुम्हारा तमिलनाडु में और विक्रोली महाराष्ट्र में। ठीक, अभी ऐसे है, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 दोनों में है, लेकिन सी का 2 एक में ही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी है नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन डी है महानदी घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी घाटी, नर्मदा डेल्टा और गंगा डेल्टा। इसमें होगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो संकेंद्रण गंगा डेल्टा में ठीक है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं सुंदरवन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मैंग्रोव आवरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि 4 3 2 1, जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं वैसे। आरोही क्रम में 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक, हमको चलना है ये वाली कंडीशन में, अवरोही क्रम में। बताइए कौन सा राइट होगा? सबसे पहले पे कौन सा आएगा? सबसे पहले पाएगा पश्चिम बंगाल। यदि दूसरे पे बात करें तो ये आएगा तुम्हारा गुजरात। तीसरे पे बात करें तो आंध्र प्रदेश आएगा और चौथे पे बात करें तो उड़ीसा आएगा। ठीक, पहला 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। – 2021 के अनुसार है। ठीक है, पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1175 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 405 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 259 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ के रण में, तटीय उड़ीसा में। इसमें होगा आपका सुंदरवन में। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। मैंग्रोव जो वनस्पति है एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों में,
दलदल वाले क्षेत्रों में, क्रीक वाले क्षेत्रों में, तटीय लैगून, पश्च जल झीलों में पाई जाती है। लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मैदान में पाया जाता है। सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है उसे। संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पतियों का लगभग कितना 42.33% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात कच्छ में, काठियावाड़ में, खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में काफ़ी मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरवन और हिमालय की तराई या हिमालय का तराई क्षेत्र। इसमें होगा आपका सुंदरवन। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। साइलेंट वैली बताया ही था केरल में है। और हिमालय आपको पता है, हिमालय का तराई क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, ए सही, ए गलत है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, ये सही है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्माण, ये भी ठीक है। लेकिन व्याख्या की बात करें, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है महानदी डेल्टा क्षेत्र में, क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ। नहीं, ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की बात करें तो उड़ीसा तट के चक्रवात से प्रभावित होने के कारण बंगाल की खाड़ी का अवदाब है। बे ऑफ बंगाल का क्या है? अवदाब है। दुष्परिणाम में वृद्धि हुई है महानदी डेल्टा के मैंग्रोव के निर्वनीकरण चक्रवात के दुष्परिणाम में। ठीक है, जानमाल की क्षति बढ़ गई है और भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। 1 और 3, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 3, 4, 1, 3, 4। बताइए कौन सा होगा? देखिए, इन दोनों पे है लेकिन इन दोनों पे नहीं है, तो ऑप्शन आपका 2 और 4 होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। क्या व्याख्या है? मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ? गंगा नदी डेल्टा, सुंदरवन के नाम से भी जानते हैं, महानदी में, गोदावरी में, कृष्णा में, स्वर्ण रेखा में, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा, एक नहीं है, मतलब कि कृष्णा नहीं है इसमें। कृष्णा है लेकिन नर्मदा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नहीं है तो 2, 3, 4, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है 2, 3, 4 यदि देखा जाए तो। लेकिन ये 2 और 4 तो माने ही जाएंगे। ठीक है, ये भी माना जाएगा, ये ऑप्शन में है नहीं तो यही लगाना पड़ेगा 2, 2, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से
कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, झारखंड, मालाबार तट। ये है आपका मालाबार तट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है मालाबार जो है सदाबहार पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान और औसत वार्षिक वर्षा तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। पत्तों के गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और कौन कौन सी प्रजातियां हैं इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? तो वो है रोजवुड, महोगनी, एबोनी, एनी, कटहल, सुपारी। ये सब किसमें पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसाई, असंबंधित, परिवर्ती। इसमें होगा कम, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? पश्चिम हिमालय में वर्षा की न्यूनतम स्पष्टता का प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा की न्यूनता के कारण ही पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। ऊंचाई के अनुसार देखें तो ऊंचाई के अनुसार भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। चलिए क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये ठीक है। हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं, ये भी ठीक है। और ये व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। यदि हम इसकी व्याख्या देखें, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिक गतिविधियाँ क्या है? विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और 5 से घटाकर कितने रह गए हैं भूकंपीय जोन? 4 रह गए हैं। जोन फर्स्ट को 2 में मिला दिया गया है, केवल 2, 3, 4 क्षेत्र ही रह गए हैं। 5 जोन में, जोन 5 में अत्यधिक भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक तीव्रता वाले क्षेत्र भूकंप में सर्वाधिक यहीं आते हैं। हिमालय का पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि बिहार, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय का पंजाब क्षेत्र, आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। प्रतिवर्ष जो है उत्तर व उत्तर पूर्वी दिशा में खिसक जाती है भारतीय प्लेट। ठीक, उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके अवरोध उत्पन्न करती है। प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं। कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। अपार ऊर्जा से दोनों प्लेटों के मध्य कमज़ोर बिंदुओं को लॉक टूट जाता है। जब कमज़ोर बिंदु होते हैं तो उनका लॉक टूट जाता है। ठीक है, एकाएक ऊर्जा का मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आता है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में अनेक युगों में निर्मित हुआ है, जिसके कारण यहाँ चट्टानें अनेक अनुदैर्ध्य उत्क्रम के में विस्तारित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया,
मूंगे के बनने की क्रिया और उपयुक्त सभी। इसमें होगा आपका प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड, कर्नाटक, कच्छ, हिमाचल। कच्छ कहाँ है? गुजरात। ठीक, ये होगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा इसमें। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कुछ। प्रायद्वीपीय पठार का तो हिस्सा है ही ये, और भूकंप का प्रभाव जो है सबसे कम होता है यहाँ पे। कारण, न्यूनतम प्रभाविता वाला क्षेत्र कहते हैं इसको। पठार को क्षति जोखिम डैमेज रिस्क के परिणाम के आधार पर जोन फर्स्ट यानी न्यूनतम प्रभाव वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। भूकंपीय क्षेत्र यदि बात करें फर्स्ट और सेकंड को एक समाहित किया, पिछले वाले में बात की, 4 रह गए हैं, ये भी बात की थी हमने। ठीक है, जोन सेकंड के अंतर्गत भारत का 43% भूभाग अल्प तीव्रता का क्षेत्र है। थर्ड, फोर्थ, 5 के अंतर्गत 57% भूभाग अति संवेदनशील आता है। चलिए भूकंप जोन की बात करें, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा है, वो है प्रभावित क्षेत्र होते हैं। पहला और दूसरा सम्मिलित किया था, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पहले ये दूसरे जोन में तो उत्तर पूर्वी राजस्थान आता है, इसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आता है, पश्चिम मध्य प्रदेश आता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग आता है, कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र इसी में शामिल है। कौन से जोन में? सेकंड जोन में शामिल हैं ये सारे क्षेत्र, सारे प्रभावित क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, जोन थर्ड में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग और पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक, अब जोन फोर्थ की बात करें, फोर्थ में कौन आते हैं? अधिक प्रभाव वाला क्षेत्र, अधिक प्रभाव का क्षेत्र है। सिक्किम आता है, बिहार आता है, उत्तरी बंगाल आता है, हुगली डेल्टा आता है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग आता है, दिल्ली आता है, उत्तरी हरियाणा आता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आता है, पश्चिम में काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र व कोंकण तट का दक्षिणी भाग आता है। यदि बात करें इसमें जोन 5 में अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र है ये। सभी पूर्वोत्तर राज्य इसी में आते हैं जोन 5 में। बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र और गुजरात का कच्छ प्रदेश, ये इसी में आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है हमने देखा, वो 4 में किया गया। और कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आपको खुद देखने हैं अब। ठीक, उनको रट जाइए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के न्यूनतम प्रभाव सामान्य खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है? इसमें है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार आएगा इसमें। ठीक, इसकी व्याख्या देखें तो हम, भारत का सबसे अधिक, ठीक है, जिसका प्रमुख कारण कोसी नदी है। कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर मार्ग परिवर्तन करती रहती है, बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है उससे। अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला, अन्य छोटी नदियां बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। बागमती है, गंडक है, कमला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट
अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयला जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। आपके पास ऑप्शन वही रहेंगे, दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कारण, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है। कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। जल स्तर के परिवर्तन से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाती है जिससे भूकंप आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो वो किसमें आती हैं? वो आती हैं उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन है हिमालय में भूस्खलन आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत और नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत में भूस्खलन में वृद्धि हुई है। प्रमुख कारण विकासात्मक कार्यों के लिए हिमालय में बढ़ रहा खनन कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य था? तो वो था तमिलनाडु। ठीक, इसकी व्याख्या देखें तो समुद्री भूकंपीय लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। 2004 में जो सुनामी आई थी नागपट्टनम में पिछावरम, भीतरकनिका, मुथुपेट स्थलों में से तमिलनाडु राज्य का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या देखा? मानसून देखा, उत्तर पूर्वी मानसून देखा, दक्षिणी पूर्वी मानसून देखा, वर्षा देखी, वन देखे और क्या देखा? प्राकृतिक आपदाएं देखी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इसका PDF का इसकी जो PDF है इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।